हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने क्लास 11 की अकाउंटेंसी का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका थियरी ऑफ डिमांड चैप्टर। दोस्तों, इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर को भी हम लोग पढ़ लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थियरी ऑफ डिमांड एंड इसकी मदद से जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। बस इन्हीं चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड जो भी रह जाएगा उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उस पार्ट में हम लोग उसको भी कवर अप करके इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिमांड। डिमांड है क्या? तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डिमांड की एक डिफिनेशन रख दी है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। मैं आपको इसको ही समझाकर बता दे रहा हूँ। डिमांड इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को रेफर करता है दैट अ कंज्यूमर, जिसे एक कंज्यूमर बिलिंग मतलब चाहता है एंड एबल टू बाई मतलब कि एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को खरीदना चाहता है और वो एबल भी है मतलब खरीदने के योग्य भी है एंड एट ईच पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो शूट हो रहा है एक ट्राइपॉड से। दोस्तों, मैं एक ट्राइपॉड खरीदना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक ट्राइपॉड खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास उतने पैसे भी हैं कि मैं एक ट्राइपॉड खरीद सकूं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं एक कंज्यूमर हूँ और बिलिंग चाहता हूँ किसी भी कमोडिटी के एक क्वांटिटी को खरीदना एंड एबल मतलब कि मैं उस लायक भी हूँ कि मैं उस क्वांटिटी को खरीद सकता हूँ एट ईच पॉसिबल प्राइजेस। मतलब कि जैसे कि एक ट्राइपॉड है, उसका प्राइस क्या होता है 1000, 1200, 1500। तो मैं उसकी डिफरेंट प्राइजेस, डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस जैसे कि 1200, 1500, 1000 रुपए, इससे जितनी भी इसकी प्राइस हैं, इस प्राइस में मैं खरीदना चाहता हूँ और मैं उस प्राइस में खरीदने के योग्य भी हूँ। ठीक है दोस्तों। तो डिमांड क्या है आपका? डिमांड एक सिचुएशन है आपका जहां पर एक कंज्यूमर क्या होता है, किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी को खरीदना चाहता है और उसके खरीदने के योग्य भी होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर बुक भी देखकर आपको बता दे रहा हूँ बुक की डिफिनेशन क्या दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुक में जो डिफिनेशन दी गई है, डिमांड रिफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। बेसिकली कमोडिटी ऑफ अ क्वांटिटी मतलब कि किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी या डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का दैट अ कंज्यूमर इज रेडी। एक कंज्यूमर रेडी मतलब कि एक कंज्यूमर तैयार है टू बाई खरीदने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस मतलब कि जितने भी उसके पॉसिबल प्राइजेस हो सकते हैं। जैसे कि ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड 1000 का होगा, 1200 का होगा, 900 का होगा, 1500 का होगा। ऐसा तो नहीं है कि ट्राइपॉड 1000, 1200 से 10,000 का हो जाएगा या 1000, 1200, 100 रुपए, 200 रुपए हो जाएगा। तो कहने का मतलब है डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस मतलब कि 1200, 1500 जितने भी इसके पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं, उस प्राइस में एक कंज्यूमर खरीदने के योग्य भी है और खरीदना चाहता भी है। उसी सिचुएशन को आप डिमांड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अब ये डिमांड आपका जो होता है वो दो तरीके का डिमांड हो जाता है। पहला तो आपका होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड दूसरा आपका है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है दोस्तों? इंडिविजुअल से आपको क्या पता चला है? सिंगल। जब भी मेरे अकेले की बात हो रही है, किसी एक अकेले व्यक्ति की बात हो रही है, किसी एक अकेले व्यक्ति की डिमांड के बारे में बात की जाती है, मतलब कि व्हेन अ कंज्यूमर मतलब कि एक कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल बिलिंग टू बाई अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड एबल टू बाई अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कि जब एक कंज्यूमर, एक सिंगल इंडिविजुअल किसी भी कमोडिटी के एक क्वांटिटी को खरीदना चाहता है और उसके खरीदने के योग्य है, तो उसे आप इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। एंड वहीं पर जब आपका आल कंज्यूमर मतलब कि बहुत सारे कंज्यूमर, आप जैसे कि मैं एक ट्राइपॉड लेना चाहता हूँ, वहीं पर एक जो कैमरामैन होता है, जो फोटोग्राफर होता है, उसको भी ट्राइपॉड चाहिए अपने कैमरा रखने के लिए। वहीं पर जो आप कुकिंग वीडियो शूट करते हैं उनके लिए भी चाहिए। जो भी यूट्यूबर है उनको भी ट्राइपॉड चाहिए। तो क्या हो रहा है, ट्राइपॉड की जो डिमांड है, मैं अगर कर रहा हूँ डिमांड मुझे चाहिए वीडियो शूट करने के लिए, तो वो इंडिविजुअल डिमांड हुआ। वहीं पर जितने फोटोग्राफर हुए, जितने कुकिंग की वीडियो शूट करते हैं, जितने यूट्यूबर हो गए, अगर उनको ये ट्राइपॉड चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये मार्केट डिमांड हो जाएगा। मतलब कि जब ये आपका जो बिलिंग एंड एबल टू बाई मतलब कि किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी होती है उसको एक कंज्यूमर की जगह काफी सारे कंज्यूमर आ जाते हैं खरीदने के लिए और उसके खरीदने के योग्य मतलब खरीदने के लायक भी होते हैं, तो उसे आप मार्केट डिमांड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। आई होप ये डिमांड वाला टर्म और टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है दोस्तों फैक्टर विच इम्पैक्ट डिमांड, मतलब कि कौन कौन से वो फैक्टर है, कौन कौन से वो कारण है जो डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं या इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड, मतलब कि डिमांड को घटा या बढ़ा सकते हैं। मतलब कि कौन कौन से वो कारण है, फैक्टर है जो डिमांड को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जैसे कि इसमें भी आपका इंडिविजुअल और मार्केट होता है, मतलब कि फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब कि दोस्तों इंडिविजुअल के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड चेंज कर सकते हैं, और मार्केट के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको सारे के सारे पॉइंटर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा जिस तरीके से मुझे समझ आया। ठीक है दोस्तों। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट। दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो मैं ये डिमांड वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। अगर आप इस डिफिनेशन को एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं घटेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल के केस में डिटरमिनेंट कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिविजुअल केस में जो आपका डिमांड का जो डिटरमिनेंट जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला फैक्टर है आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो दोस्तों ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या होता है? जैसा कि दोस्तों अगर आप एक कंज्यूमर है तो आप जैसे कि क्या सोचेंगे कि अगर कोई भी चीज महंगी है तो आप उसे कम लेंगे, अगर वही चीज सस्ती है तो आप उसे ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है, अगर उसकी जो प्राइस है वो ज्यादा है तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप उसको बहुत ही कम लेंगे। अगर वहीं पर अगर आपकी प्राइस क्या है, कम है उसकी, तो आप डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली कुछ पॉइंटर्स आते हैं, जैसे कि आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में आपका इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे कि दोस्तों अगर प्राइस ज्यादा है तो आप डिमांड को कम कर देंगे, अगर आपकी प्राइस कम है तो डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद क्या होता है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड भी होता है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों अभी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम बहुत ही डिटेल में आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसी को आप लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या पता चल गया, इंडिविजुअल के केस में जो आपका पहला फैक्टर है जो आपकी डिमांड को चेंज कर सकता है वो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, मतलब कि अगर उस कमोडिटी की प्राइस अगर ज्यादा होगी तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग क्या लिखना है लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा फैक्टर के बारे में। हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रिलेटेड जो गुड्स होते हैं वो दो तरीके के गुड्स होते हैं। पहला आपका होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट, मतलब कि यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप टी एंड कॉफी का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप चाय पीते थे, अगर चाय महंगी हो गई और कॉफी सस्ती है तो वहां पर आप कॉफी पी सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, आप चाय या कॉफी दोनों में से अलग अलग चीजों को ले सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनको आप एक की जगह दूसरे को नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि कार एंड पेट्रोल हो गया आपका, आपका पेन एंड इंक। जैसे कि दोस्तों आप एग्जांपल ले लीजिए पेन एंड इंक। मान लीजिएगा जो आपकी पेन है उसके दाम बढ़ गया, तो क्या आप इंक से काम चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। मान लीजिए आपका कार का दाम बढ़ गया और पेट्रोल का दाम सस्ता है, तो आप पेट्रोल से काम चला सकते हैं, नहीं, क्योंकि बिना पेट्रोल कार में ही डलेगा, तो बिना कार के पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या आप कार आप ज्यादा ले लेंगे, मतलब पेट्रोल अगर महंगा हो गया और कार सस्ती हो गई तो कार ज्यादा ले लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि पेट्रोल से ही तो कार चलती है। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर आर यूज्ड, मतलब कि एक दूसरे के स्थान पे यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया एग्जांपल आपका टी एंड कॉफी। ठीक है दोस्तों। ये आपके वैसे गुड्स होते हैं जो नॉट यूज्ड, जैसे कि आपका होता है कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। अब ऐसा तो नहीं है पेन, अगर पेन महंगी हो गई इंक सस्ती है तो इंक से आप काम चला सकते हैं, क्योंकि पेन में ही तो इंक पड़ती है,
तो बिना पेन के आप इंक का कुछ काम नहीं होता, बिना पेट्रोल की कार का कोई काम नहीं है, और बिना कार के पेट्रोल का कोई काम नहीं है। ये दो गुड्स होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये जो होते हैं एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों गुड्स से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए दोस्तों, आपकी चाय क्या है, मैगी है, और कॉफी सस्ती है, ठीक है दोस्तों। आप कॉफी यूज कर रहे हैं, अगर अगर दोस्तों मान लीजिए आप चाय पीते हैं, ठीक है दोस्तों, आप चाय पीते हैं और कॉफी महंगी है आपकी, आपकी चाय सस्ती है, ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगर आपकी चाय महंगी हो जाएगी, मान लीजिए चाय का दाम 10 रुपए था तो कॉफी का दाम 15 रुपए था। अब क्या हुआ, चाय सस्ती थी तो आप चाय पी रहे थे, लेकिन चाय का दाम आपका हो गया 30 रुपए और कॉफी आपका हो गया 20 रुपए। तो यहाँ पर क्या हुआ, चाय का दाम बढ़ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि कॉफी जो है आपकी सस्ती है, आपके चाय का दाम बढ़ गया लेकिन कॉफी का दाम सस्ता है, तो आप चाय से कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कि जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो क्या इफेक्ट करते हैं कि आपका जो डिमांड होता है वो शिफ्ट हो जाता है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स पे, ठीक है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, अगर मान लीजिए कार एंड पेट्रोल, कार आपकी सस्ती थी, पेट्रोल महंगा था, तो दोस्तों ये बताइए, अगर कार सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड आपकी घटेगी। क्योंकि दोस्तों कार कार का तो आपका दाम सस्ता है, लेकिन कार पेट्रोल से ही तो चलेगी, कार तो पेट्रोल से ही चलती है ना। अगर पेट्रोल महंगा है तो कार का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। अगर कार महंगी है और पेट्रोल सस्ता है, तो कार की डिमांड क्या होगी। दोस्तों पेट्रोल सस्ता है तो आप ऐसा नहीं ज्यादा से ज्यादा कार ले लेंगे, कार तो पहले से ही महंगी है ना, तो उस कंडीशन में भी आपका जो कार होता है उसका डिमांड घटता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया, आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है वो क्या करता है, शिफ्ट कर देता है डिमांड को दूसरे गुड्स के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, आपका डिमांड वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, आपका जो गुड्स होते हैं, और उस कंडीशन में आपकी जो डिमांड होती है वो घटती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे डिटरमिनेंट्स के बारे में। तीसरा डिटरमिनेंट क्या है, तीसरा कारण क्या है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है दोस्तों, इंडिविजुअल। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा तीसरा है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो दोस्तों इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो तरीके के गुड्स आ जाते हैं, पहला नॉर्मल एंड दूसरा इंफीरियर। इसका मतलब होता है सस्ते गुड्स, सस्ते, और ये और या फिर आप बोल सकते हैं चीप। दोस्तों अगर आप बताइए, अगर आप बहुत ही गरीब हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप राशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप गरीब हैं, आप चावल गेहूं नहीं खरीद सकते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो भी राशन आपको मिलता है सरकार के द्वारा उस राशन को आप खाएंगे। उस राशन यानी कि वो क्या है, राशन क्या है आपका, इंफीरियर है, चीप गुड्स है, चीप गुड्स के अंदर में आता है, सस्ते गुड्स के अंदर में आता है। तो आप अपना, आपकी अगर इनकम कम है, आप इंफीरियर गुड्स से अपना काम चला रहे हैं, वहीं पर अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है या आपकी इनकम बढ़ जाती है तो क्या आप तब भी यही सस्ते गुड्स यूज करेंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है, आप नॉर्मल गुड्स में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जहां पर आप राशन का लेकर खा रहे थे, आप राशन का चावल गेहूं खा रहे थे, वहां पर आप गेहूं चावल खरीद के खाएंगे या बासमती चावल ले लेंगे या अच्छे गेहूं ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो रहा है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप इंफीरियर गुड्स पे जा रहे हैं, अगर इनकम बढ़ रही है तो क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मल गुड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर का क्या इफेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब चौथा हमारा क्या है, तो दोस्तों चौथा है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कोई भी चीज आपको पसंद है, आपके टेस्ट में है, आपके पसंद में है, तो आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लेना कंज्यूम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लेना पसंद करेंगे। मान लीजिए आपको कोई फैशन चल रहा है, उस फैशन की चीजें आपको पसंद है, तो आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लेंगे। वहीं पर अगर उस चीज का फैशन खत्म हो गया और वो चीज आपकी फैशन में नहीं है, तो क्या तब भी आप उसको ज्यादा से ज्यादा लेंगे। तो वहां पर आप उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर कोई भी चीज आपके टेस्ट या प्रेफरेंस में आती है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर वो टेस्ट और प्रेफरेंस में नहीं आएगा तो आप उसको, उसका कंजम्पशन घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। एंड जो हमारा पांचवा फैक्टर है वो है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। दोस्तों अगर एक्सपेक्टेशन की बात किया जाए, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो प्राइस है कल इतना होगा, मतलब पेट्रोल का प्राइस कल 100 रुपए से 150 चला जाएगा, वहां पर आप क्या करेंगे, पेट्रोल का प्राइस तो कल बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल को ले लेंगे, क्योंकि कल उसका प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको उम्मीद है कल उसका प्राइस बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर आपको लग रहा है कि पेट्रोल का प्राइस आपका 100 रुपए से 80 रुपए आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, अगर जो भी आपका कंजम्पशन उसको घटा देंगे, क्योंकि अगर आप कंज्यूम आज कर लेंगे तो आप महंगे में कंज्यूम करेंगे, वहीं पर अगर आप कल यूज करेंगे तो सस्ते में आपको मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अगर आपकी है तो उस कंडीशन में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो उसमें आपको जो डिमांड है वो कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अगर एक्सपेक्टेशन अगर ज्यादा होने की है तो आप वहां पर जो आपका जो परचेजिंग है वो ज्यादा कर लेंगे,
अगर आपकी जो प्राइस है वो घटने की एक्सपेक्टेशन है तो वहां पर आप परचेजिंग कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, ये किसके कंडीशन में थे? इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल के, मतलब कि इंडिविजुअल के लिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स आ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मार्केट में क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जो आपकी डिमांड में ऊपर या नीचे डिमांड को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में भी आपके इंडिविजुअल होते हैं, बस क्या होता है कि एक की जगह सारे कंज्यूमर सारे इंडिविजुअल आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पांचों फैक्टर हैं ये सारे के सारे डिमांड मार्केट में आ जाते हैं, बस इसमें एक दो फैक्टर और इसमें ऐड हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कि जो प्राइस था, अगर यही प्राइस आपके लिए अगर ज्यादा होगी तो आप कम कम गुड्स लेंगे, कम होगी ज्यादा गुड्स लेंगे, तो यही चीजें सब लोग यही करेंगे ना। मार्केट में क्या होगा, जितने भी लोग हैं अगर देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज उसका प्राइस कम है तो आप उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर उसका प्राइस ज्यादा है उसको कम कंज्यूम करेंगे सारे लोग। तो ये जो पांचों पॉइंटर्स होते हैं इंडिविजुअल के, वो सारे फैक्टर्स इसके मार्केट में भी सेम होते हैं, बस इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है जिसको हम सिक्स बोल दे रहे हैं यहाँ पर। तो मार्केट में एक एक्स्ट्रा आ जाता है पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ पीपल। दोस्तों छठवां जो फैक्टर है मार्केट में, अगर किसी भी कमोडिटी को अगर बहुत ही कम लोग खरीद रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी। मान लीजिए कोई ट्राइपॉड ही ले लीजिए आप, अगर ट्राइपॉड का प्राइस ज्यादा है 1500 रुपए और इसको खरीदने वाले लोग क्या हो जाएंगे, मान लीजिए कि सभी लोगों की इनकम तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, किसी की 2000 होगी, किसी की 1500 होगी, सभी का बजट तो अलग अलग होगा, किसी का 500 बजट होगा, किसी को 600 बजट होगा। मान लीजिए ट्राइपॉड 1200 रुपए का है, तो जिनका बजट 1200 1500 है 2000 है तो वो तो उसको ले लेंगे, लेकिन उसमें मार्केट में क्या है कुछ ऐसे भी कंज्यूमर होंगे जिनका बजट तो 500 600 700 800 होगा, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो आपका जो ट्राइपॉड वो खरीद नहीं पाएंगे। अगर वहीं पर अगर ट्राइपॉड का प्राइस क्या हो रहा है, घट जा रहा है, 700 600 500 आ जा रहा है, तो वहां पर जो कंज्यूमर जो 500 600 जिनका बजट था जो ट्राइपॉड को नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉपुलेशन की साइज बढ़ी, प्राइस घटी तो पॉपुलेशन की साइज बढ़ी ना, तो डिमांड क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन साइज भी एक फैक्टर है जो आपका डिमांड को ऊपर या नीचे कर सकता है। एंड उसके बाद आपका जो सातवां लास्ट आ जाता है मार्केट का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा। मान लीजिए मार्केट में जितने भी लोग हैं उनकी इक्वली इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी लोगों का बजट समान है, सभी का बजट 2000 2100 2200 2500 1800 1700 है, ट्राइपॉड आपका 1800 1500 1600 का है, तो सभी का बजट जो है इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम सभी की, सभी लोगों का एक एक समान इनकम है। ठीक है, तो वहां पर सभी लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कंज्यूमर बाई कर सकते हैं, तो आपकी क्या होगी, प्राइस आपकी जो है ज्यादा रहेगी, तब भी डिमांड आपकी क्या मतलब कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आपकी जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी की 500 है तो किसी को 2500 है, किसी की 800 है तो किसी की 2000 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो प्राइस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर प्राइस मान लीजिए आपकी प्राइस घट रही है 1500 आ गई, तब भी अगर जो 2000 2500 1800 1700 वाले हैं ये लोग तो आपको ट्राइपॉड ले लेंगे, लेकिन जो आपके 500 500 600 700 800 वाले जिनकी इनकम है, जिनका बजट 500 600 700 800 है, क्या वो ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपकी जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर वो कम या ज्यादा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो भी क्या कर सकता है, आपका डिमांड को घटा या बढ़ा सकता है। तो ये थे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आपका आ जाता है चेंज इन डिमांड क्या है एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। तो इसके बीच का एक बहुत ही सिंपल सा आपका डिफरेंस है, उसको आपको याद रखना है। अगर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर बताए, अगर आपका ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इसको छोड़कर, इसको मतलब जो आपकी प्राइस कम या ज्यादा जो है इस फैक्टर को छोड़कर अगर बाकी 6 फैक्टर से आपके डिमांड में चेंज आ रहा है तो आप उसे चेंज इन डिमांड बोलते हैं। अगर इन 6 फैक्टर को छोड़कर सिर्फ प्राइस के ज्यादा या कम होने से आपके डिमांड में चेंज हो रहा है तो उसे आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर प्राइस की वजह से, प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर हैं उनकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, तो उसे आप चेंज इन डिमांड बोलते हैं। और अगर इन सभी फैक्टर को छोड़कर सिर्फ प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड चेंज हो रही है, तो उसे आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल और मार्केट के केस में चेंज इन डिमांड क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, डिमांड इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर दोस्तों आप लोगों को कोई भी चीज में डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से वहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हर एक जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब हम लोग बात करते हैं आगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट रहने दे रहा हूं क्योंकि उसी की बेस पे हमारा जो आगे हम कर देंगे आगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है, तो दोस्तों डिमांड फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब कि ये जो मैंने आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए इनसे डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि
इन इन फैक्टर से डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड के बीच में क्या रिश्ता है इन फैक्टर का, उसी को आप डिमांड फंक्शन बोलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है। अब दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझने की, यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जान लेना है इंडिविजुअल फैक्टर, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल के फैक्टर थे उन सभी फैक्टर का जो रिलेशनशिप है डिमांड के साथ, उसे आप इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि इन पांचों फैक्टर का जो रिलेशनशिप होता है डिमांड के साथ, उन्हीं के रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। और इन सातों जो फैक्टर्स हैं, इन सातों फैक्टर का जो रिलेशनशिप होता है डिमांड के साथ, उसे आप मार्केट डिमांड फंक्शन बोलते हैं। और मैं आपको बहुत ही क्लियरिटी और डीप में जाकर समझाता हूँ। दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का डिमांड फंक्शन से क्या रिलेशन। मान लीजिए प्राइस आपकी बढ़ रही है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो इंडिविजुअल क्या करेगा, क्वांटिटी ज्यादा करेगा कम करेगा, कम लेगा, तो डिमांड क्या हो रहा है उसका, डिमांड घट रही है। यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में जो आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है, उसमें क्या होता है, डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है दोस्तों, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की कंडीशन में डिमांड क्या होगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की कंडीशन से पहले आपका आता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री। दोस्तों सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर टी कॉफी एक चीज का डिमांड बढ़ा तो आप दूसरे पे क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब कि अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है और दूसरे गुड्स का अगर प्राइस कम है या घट रहा है तो आप शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे गुड्स में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, अगर एक गुड की प्राइस बढ़ी और दूसरे गुड, जैसे कि मान लीजिए आपका टी है, टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का प्राइस घटा, तो डिमांड क्या होगा आपका, कॉफी की बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी टी की प्राइस घटी और कॉफी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। मतलब कि कॉफी की डिमांड अगर आपकी घट रही है, कॉफी का प्राइस घट रहा है और टी का प्राइस बढ़ रहा है, तो वहां पर आपकी जो कॉफी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी का प्राइस क्या है, घटा है, तो आप क्या करेंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं पर अगर टी का प्राइस आपका घट रहा है, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी, आपकी घट जाएगी, क्योंकि आप टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉफी की जो डिमांड है उसको आप कम कर देंगे, कॉफी की जो क्वांटिटी है उसको आप कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। अगर ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री के कंडीशन में होता तो क्या करते, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कर देंगे, अगर कार है, अगर कार का डिमांड बढ़ा और पेट्रोल का डिमांड घटा, तो आपका जो मतलब कार का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस घटा, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड घटेगी। अगर कार का प्राइस घटा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तब भी डिमांड क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि एक गुड जो होता है उसका जो डिमांड होता है दूसरे पे भी अफेक्ट करता है। अगर एक का डिमांड बढ़ रहा है, अगर एक का डिमांड घट रहा है, दूसरे की प्राइस कितनी भी घट जाए डिमांड तब भी घटेगा। अगर एक का प्राइस घट रहा है, दूसरे की प्राइस बढ़ रही है, तो डिमांड प्राइस कितनी भी घटे या बढ़ जाए, डिमांड हमेशा घटेगा इस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। अब यहाँ पर आ जाता है इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है तो वो नॉर्मल गुड्स क्या करेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा, इंफीरियर गुड्स क्या करेगा, कम कम कंज्यूम करेगा। अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम है तो नॉर्मल गुड क्या कर देगा, कम कंज्यूम करेगा, और इंफीरियर गुड्स क्या करेगा, आपका ज्यादा कंज्यूम करेगा, जो इंफीरियर। ठीक है दोस्तों, और ये आपका इनकम है। इनकम मतलब कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स ज्यादा कंज्यूम करेगा, इंफीरियर गुड्स क्या करेगा, कम करेगा। अगर कंज्यूमर की इनकम घट रही है, नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जहां पर इंफीरियर नॉर्मल गुड्स की डिमांड की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये भी समझ आ गया होगा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर का डिमांड से क्या रिलेशनशिप होता है। अब बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। दोस्तों अगर कोई भी चीज आपके टेस्ट में है, अगर टेस्ट आपका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात आपकी डिमांड बढ़ेगा। अगर टेस्ट घट रहा है तो डिमांड भी आप घटा देंगे। तो क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपका, टेस्ट बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, टेस्ट घटा तो डिमांड घटा। ठीक है दोस्तों, और सेम एक्सपेक्टेशन भी होता है। अगर आपको लग रहा है एक्सपेक्टेशन, अगर आपकी डिमांड आपके प्राइस जब बढ़ेगा तो आप डिमांड को कम कर देते हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कम है तो डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, कि इंडिविजुअल फैक्टर में चेंज आने से डिमांड में क्या उसका रिलेशनशिप है। अब अगर मार्केट की बात की जाए, मार्केट डिमांड फंक्शन की, तो मार्केट डिमांड फंक्शन में जो इंडिविजुअल जो डिमांड का और डिफरेंट फैक्टर का जो रिलेशनशिप होता है, इन पांचों के लिए तो सेम ही होगा। बस क्या होगा कि इसमें जो पॉपुलेशन साइज है भी ऐड हो जाएगा। जैसे कि आपका प्राइस बढ़ रहा है और जो कंज्यूमर है वो कम है,
तो डिमांड क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है और कंज्यूमर भी बढ़ रहे हैं, तो डिमांड क्या होगा यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये क्या है आपका पॉपुलेशन साइज कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अगर गुड्स का प्राइस ज्यादा है, आपके जो कंज्यूमर है वो कम है, तो डिमांड आपकी घटेगी। अगर प्राइस आपका गुड्स का कम है, कंज्यूमर ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ेगा। ये जो रिलेशनशिप है, ये मार्केट डिमांड फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। और अब हम लोग बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन का लास्ट, जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल है, तो आपका जो अगर इक्वल है तो डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपका अनइक्वल है, तो डिमांड क्या होगा, आपका घटेगा। बस। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका डिमांड फंक्शन था। ये पांचों आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन थे, और वो दोनों अगर ऐड कर देंगे तो आपका मार्केट डिमांड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपका आता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल। तो दोस्तों डिमांड शेड्यूल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। मतलब कि डिमांड का प्रेजेंटेशन रिएक्ट विथ प्राइस, रिएक्ट विथ प्राइस। दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन होता है, जो आपका डिमांड और प्राइस के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये जो प्रेजेंटेशन होता है आपका तीन तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पहला है आपका टेक्सचुअल, दूसरा है टेबुलर, और तीसरा है आपका ग्राफिकल, ठीक है दोस्तों। आप डिमांड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है प्राइस के साथ, इसकी प्रेजेंटेशन को आप तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डिमांड शेड्यूल में क्या देखना है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तीन तरीके की होती है, टेक्सचुअल, टेबुलर, ग्राफिकल। डिमांड के चैप्टर में आपका प्रेजेंटेशन का मतलब होगा कि जो डिमांड है आपका प्राइस के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इसका प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों जैसे कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आपने देख लिया। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना। जैसे कि आपने डिमांड पढ़ा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े, तो वो क्या है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, आपने टेक्सचुअल फॉर्म में देख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि आपका प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस 5 रुपए थी, क्वांटिटी 100 है, प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गई, क्वांटिटी 50 हो गई। तो ये जो टेबल के फॉर्म में आप बनाते हैं, ये आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में जो क्या रिएक्शन है, या डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं टेबल के फॉर्म में, तो ये आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। और यही जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, मतलब कि यही जो टेबुलर टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, इसको आप क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। मतलब कि डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसी को टेबुलर फॉर्म में आप प्रेजेंट कर दो, उसी को आप डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, या इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। बस इतना लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको एक ऐसा टेबल बना देना है कि आपकी प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी घट रही है, प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपका जो डिमांड शेड्यूल होता है, ये भी दो तरीके का हो जाता है। पहला है आपका इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, और दूसरा आपका है मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो दोस्तों इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें। जैसे कि मैं ट्राइपॉड लेना चाहता हूँ, या मैं बिस्किट लेना चाहता हूँ। जब बिस्किट का प्राइस 5 रुपए था, तो मैं 100 बिस्किट ले रहा था। बिस्किट का प्राइस 10 रुपए हो गया, तो मैं 50 बिस्किट से अपना काम चला रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में। अगर ये मार्केट के कंडीशन में होता, तो आपका जो टेबल होता किस तरीके से होता, ये आपका प्राइस एंड क्वांटिटी 5, 10, 100, 50, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल के बारे में। मार्केट में क्या होगा, प्राइस 5 और 10 की, तो एक तो क्वांटिटी आपका 100 और 50 हो गया, कोई एक इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल। दूसरा इंडिविजुअल क्या कर रहा था, तो 5 में 200 ले रहा था, और जब 10 की प्राइस 100 ले रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट, अब यहाँ पर ये आपका हो गया मार्केट, मार्केट डिमांड। तो दोस्तों मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि आपका जो ये टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ जो डिमांड होता है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल का नहीं, आप मल्टीपल इंडिविजुअल के दिखा देते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल, 2, 3, 4 एक साथ। अब यहाँ पर मार्केट डिमांड कैसे निकलेगा, तो मार्केट जो डिमांड होता है वो किस तरीके से निकलता है, इन्हें दोनों का सम कर दीजिए। 100 + 200 आपका ये हो गया 300, 50 + 100 ये आपका हो गया 150। मतलब कि इन्हें इन्हें दोनों का सम कर देंगे, जितने भी आपको होता है वो आपका हो जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो दोस्तों टेक्सचुअल आपका प्रेजेंटेशन हो गया, जो कि आपने पढ़ा था, डिमांड की डेफिनेशन हो गई, इसके डिटरमिनेंट फैक्टर टेक्स्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो प्रेजेंटेशन कर दिया, तो आपका डिमांड शेड्यूल हो गया। अगर आप डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका डिमांड कर्व, या फिर डिमांड कर्व क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ठीक है दोस्तों। डिमांड शेड्यूल क्या था आपका, प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, या फिर डिमांड एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस,
तो ये जो आपका डिमांड शेड्यूल है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप डिमांड कर्व बोलते हैं, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस, रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड प्राइस, मतलब कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसका जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या फिर डिमांड शेड्यूल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही आपका डिमांड कर्व कहलाता है। जैसे कि अगर आप डिमांड कर्व में, दोस्तों पहले तो आपको जाना, डिमांड कर्व भी आपको दो तरीके का होता है, डिमांड कर्व, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका होता है, पहला इंडिविजुअल और दूसरा मार्केट। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिमांड शेड्यूल, इसी को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्या हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व। अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो जाता है। अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे बनेगा, ये आपका 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स वाई, इधर हो गया आपका, ये इधर प्राइस होगी 5 10, क्वांटिटी आपकी 100 50, सॉरी 50 100। दोस्तों जब प्राइस 5 रुपए थी, आपकी क्वांटिटी कितनी थी 100 रुपए। जब प्राइस 10 रुपए हो गई तो क्वांटिटी कितनी थी 50। आप इन्हीं पॉइंट को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो गया, ये क्या है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो दोस्तों अब मार्केट डिमांड को किस तरीके से बनाएंगे, तो दोस्तों मार्केट डिमांड क्या है आपका, मार्केट डिमांड शेड्यूल का अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो मार्केट आपका डिमांड कर्व बन जाएगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल में आपको 1 2 3 4 इंडिविजुअल दिए रहते हैं, उन्हीं का सम कर देंगे टोटल, तो आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाएगा। बस हमने पहले से ही सम कर लिया था, तो अब इसको हम लोग बना लेते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स वाई, इसमें क्या है आपका 100 200 300 400, या इस तरीके से रख सकते हैं हम लोग 50 100 150 200 250 300, एंड उसके बाद इधर हमारा क्या है प्राइस 5 10। दोस्तों जब प्राइस 5 रुपए थी तो कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी 300, सॉरी 10 में मैंने बना दी, गलती से हो गई, सॉरी गलती हो गया, 5 पे 300 था और 10 पे कितना है 150, 10 पे 150, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया मार्केट डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, मार्केट डिमांड कर्व क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व दोनों ही इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिमांड डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, कौन सा मार्केट डिमांड कर्व है। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल से एक चीज ध्यान देना है, जो कर्व आपका फ्लैटर होगा, जो कर्व ज्यादा से ज्यादा ढलान होगा, जिसपे जो भी आपका ज्यादा फ्लैटर होगा वो आपका मार्केट डिमांड कर्व होगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है पता दोस्तों, इसके पीछे का रीजन क्या है कि इंडिविजुअल एक के बीच का क्या था, इसमें क्या था, कितने का डिफरेंस है 5 का 50 का, इधर 5 का प्राइस के बीच में 5 का और क्वांटिटी के बीच में 50 का, इधर क्या है हमारा प्राइस के बीच में 5 का है लेकिन क्वांटिटी के बीच में कितने का है 150 150, और इधर कितने का डिफरेंस था 50 का, इनके अंदर कितने का डिफरेंस है 50 का, इधर 50 का, इनके बीच का 100। मतलब कि ये फ्लैटर इसलिए होता है कि इनके बीच का जो गैपिंग होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि जिसका डिमांड डिमांड का जो कर्व होगा, जिसका ज्यादा फ्लैटर होगा, जिसका ज्यादा ढलान पे होगा, वो क्या होगा आपका मार्केट डिमांड कर्व होगा, जो ज्यादा फ्लैटर होगा। और फ्लैटर ज्यादा इसलिए होता है मार्केट डिमांड कर्व बिकॉज उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, गैप जो होता है, गैपिंग होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक आपको स्टार लगा के एक पॉइंट चलना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपका जो डिमांड कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, मतलब कि वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, मतलब कि उसका जो मूवमेंट होगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर उसका मूवमेंट डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या अपवर्ड कर्व है तो वो आपका डिमांड का कर्व नहीं है, वो आपका सप्लाई का कर्व है। आगे के चैप्टर में हम लोग सप्लाई जब पढ़ेंगे वहां पर हम लोग सप्लाई का कर्व भी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, डिमांड का कर्व आपका अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मार्केट डिमांड कर्व को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जिसका ग्राफ ज्यादा फ्लैटर होगा वो आपका मार्केट डिमांड कर्व है, और मार्केट डिमांड कर्व आपका जो फ्लैटर इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच का जो गैप होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले इसकी कुछ अजम्पशन है, इसमें मतलब कि इसमें कुछ इस लॉ के बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों को एज्यूम करके चलना पड़ेगा, जिसे आप बोलते हैं अजम्पशन, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है दोस्तों। तो ये अजम्पशन कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें हमें अज्यूम करके चलनी होगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपकी जो अजम्पशन है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस,
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस प्रेफरेंसेस कांस्टेंट। मतलब कि जो कंज्यूमर का जो टेस्ट होगा, जो प्रेफरेंस होगा, वो कांस्टेंट होगा। ये नहीं कि बदल जाएगा, आज ये कुछ और है तो कल कुछ और होगा, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये चीजें आपको एज्यूम करनी है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ जो है, जो ये कानून है, इस कानून में आपको एक, अगर आप इस कानून को फॉलो करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो ये सारी चीजें आपको एज्यूम करनी होगी। मतलब कि अगर ये सारी चीजें जो एजम्पशन अगर ये वैसी की वैसी है, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड वहां पर काम करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा एजम्पशन है हमारा इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। ये नहीं कि 500 कमा रहा है तो 1000 कमा लेगा, 500 कमा रहा है तो 300 कमाएगा, मतलब कि इनकम कांस्टेंट ही रहेगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो हमारा एजम्पशन है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में आपको आंसर देना है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कितने तरीके के गुड्स होते हैं, वो आपको पहले बताना है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। अब दूसरा आपको बताना है कि वो दो, अगर जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं उनका नाम क्या है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो तरीके के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं लिखने से पहले कमेंट हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो पहला है आपका सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, और दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि चाहे वो सप्लीमेंट्री गुड्स हो और चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, इन दोनों का जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा। और चौथा जो हमारा है वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होगी, वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब कि आज वो सोच रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो कल सोच रहा है प्राइस घटेगी, मतलब कि जो आज सोच रहा है वही हमेशा सोचेगा, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा। एक्सपेक्टेशन अगर उसकी बढ़ने की है तो बढ़ने की एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी। तो अगर ये सारी चीजें अगर आप एज्यूम करके चलेंगे तो आपका लॉ ऑफ डिमांड वहां पर काम करेगा। या आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड में आपको इन सभी चीजों का एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ डिमांड है क्या दोस्तों? लॉ ऑफ डिमांड का एक सिंपल सा मतलब है इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमारा डिमांड क्या होगा, घटेगा, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। अगर आपके एग्जाम में 3 या 4 या 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको लिखना है बड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड। उसमें एक आपको यहाँ पर इसके डिफिनेशन में देना है लॉ ऑफ डिमांड, इसको आपको बना चला के लिख लेना है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड दैट इज, अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड घटेगी, एंड अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। यही आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आपको इसके एजम्पशन भी लिख देना है कि हम कुछ चीजों को एज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, वहां पर अप्लाई होता है। तो वो एजम्पशन जैसे कि मैंने बताया, टेस्ट और प्रेफरेंस कांस्टेंट होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों गुड्स की प्राइस कांस्टेंट होते हैं, और आपका जो कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर ये चार चीजें और ये सारी चीजें अगर आपने लिख दिया, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख भी लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। दोस्तों हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो है रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कि हमारा प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है क्या? ठीक है, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं व्हाई मोर गुड इज परचेज्ड, या फिर व्हाई व्हेन इट्स प्राइस फॉल, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो स्लोप डाउनवर्ड मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ रही है, डिमांड घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस घट रही है। तो वही चीज आप उस पर क्या कर पे शो करते हैं, तो वही स्लोप आपका होता है ना। तो ये वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, या आपका लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, तो यही सारी चीजें का मतलब आपका रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होता है। इसको आप काफी तरीकों से बोल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो अब हमें जानना है कि प्राइस क्यों बढ़ती है, डिमांड क्यों घटता है। तो बेसिकली दोस्तों कुछ पॉइंटर्स हैं, उन्हीं पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रख के चलना है। पहला पॉइंटर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप ब्रैकेट में डीएमयू भी लिख सकते हैं। यूटिलिटी का यहाँ पर मतलब होता है सेटिस्फैक्शन से, सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एडिशनल। एंड डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। मतलब कि दोस्तों आपको मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ाया था कि जितना ज्यादा हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, उतनी ही हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होती चली जाती है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको पसंद है बिस्किट, या फिर कोई मीठी चीज मान लीजिए आपको पसंद है बर्फी, अगर आपको कोई बर्फी खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, एक खिलाई, दो खिलाई, 3 खिलाई, 4 खिलाई, 5 खिलाई, आपको खिलाते चला जा रहा है, एक समय बाद क्या होगा, आपको बर्फी इतना खा लेंगे कि आपको बर्फी हफ्तों तक खाने का मन नहीं करेगा, हफ्ते महीने तक आप बर्फी को देखना नहीं चाहेंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप जितना ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं,
जितना ज्यादा किसी भी कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, उस जितना भी ज्यादा किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो जा रहा है। आप उस चीज को दोबारा लेना कम कर देंगे। मतलब कि जो आपका ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि हम जितना ज्यादा किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, हमारा जो एडिशनल यूनिट होगा, एडिशनल सेटिस्फेक्शन होगा, वो कम होगा। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि आप अगर बर्फी की बर्फी एक बार अगर आपको कोई खिलाता चला जा रहा है, तो आप हफ्तों तक, महीनों तक उसको खाना देखना नहीं चाहेंगे। मतलब कि दोस्तों, बर्फी, अगर आपको बर्फी खा रहे हैं, आप दोबारा बर्फी क्या खाना चाहेंगे? अगर आपकी बर्फी इतनी इतनी बर्फी खा ली, आपका पेट ही भर गया, मतलब आप उससे ऊब गए, तो आप दोबारा बर्फी को लेना नहीं चाहेंगे। तो वहां पर आप क्या करेंगे? बर्फी तभी लेंगे अगर बर्फी का दाम काफी सस्ता हो जाए। तो वहां पर क्या हो रहा है? डिमांड तभी बढ़ेगी जब प्राइस आपका काफी कम हो जाए। मतलब कि प्राइस घटेगी तभी आपका डिमांड बढ़ेगा। और दोस्तों, अगर प्राइस आपकी बढ़ गई है, आपको उस चीज से एलर्जी भी हो गई है, जैसे आपको बर्फी खा रही थी, बर्फी इतने खा ली है कि आपको हफ्तों महीनों साल तक खाने का मन ही नहीं करेगा, इतना बर्फी आप एक ही बार में खा ली है, और उसकी प्राइस बढ़ गई है, उसको आप पहले से देखना नहीं चाहते हैं, साथ में उसका दाम भी बढ़ गया, कि आपको लेना चाहेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई, डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है। और वहीं पर अगर प्राइस सस्ती हो जाएगी, अगर बहुत ही कम से कम प्राइस में मिलेगा, तो वहां पर आप सोचेंगे कि आप उसको खरीदें, तो वहां पर डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहला कारण हो गया लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कारण है दोस्तों, इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट है दोस्तों, इनकम इफेक्ट, जैसे कि दोस्तों, इनकम इफेक्ट का मतलब होता है परचेजिंग पावर, रियल इनकम जिसे आप बोलते हैं, परचेजिंग पावर, रियल इनकम। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट बोलो, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम क्या है, मान लीजिए कोई भी, मुझे बुक लेनी है, इस बुक का दाम मान लीजिए ज्यादा है, 500 रुपए है। आपकी इनकम क्या है? आपका जो इनकम है वो है 3000 रुपये, या 32, नहीं, आपकी इनकम मान लीजिए 2000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? आपकी क्वांटिटी कितनी होगी? इनकम 2000 है, प्राइस, बुक की प्राइस 500 रुपए है, तो क्वांटिटी कितना लेंगे आप? 4। वहीं पर जो आपका प्राइस है, बुक का प्राइस 500 से 4 हो गया, बुक का प्राइस घट गया, इनकम आपकी क्या है? उतनी ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका क्वांटिटी 5 हो जाएगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पर इस नंबर को ना देखकर ऐसे देखें कि अगर प्राइस आपकी ज्यादा है, इनकम आपकी कम है, तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी? कम होगी। अगर प्राइस कम है, इनकम ज्यादा है, तो क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? इनकम और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इनकम और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। और प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट, जो कि आपका लॉ ऑफ डिमांड था। तो क्या पता चला? इनकम इफेक्ट भी क्या करता है? आपका लॉ ऑफ डिमांड प्रूव करता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर तीसरा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है दोस्तों, इस इफेक्ट में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये आपका टी है, टी का प्राइस, और ये कॉफी का प्राइस, कॉफी का प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफी, एंड उसके बाद ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, टी की क्वांटिटी। अगर दोस्तों चाय का प्राइस ज्यादा हो गया, कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा? चाय से कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो चाय की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? चाय का प्राइस बढ़ रहा है तो चाय की डिमांड घटेगी, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर चाय का दाम सस्ता हो गया, कॉफी का दाम महंगा हो गया, तो चाय का डिमांड क्या होगा दोस्तों? कॉफी से जो कंज्यूमर है वो चाय पे शिफ्ट हो जाएगा, तो चाय का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी प्रूव करता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर सब्स्टिट्यूट है तो आप क्या करते हैं? दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो अगर सब्स्टिट्यूट है तो आप प्राइस जो भी अगर बढ़ गया तो आप दूसरे फिर दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे, और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी? दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इससे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड प्रूव हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आ जाता है चौथा, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर मतलब कि पॉपुलेशन बोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों प्राइस आपकी अगर मान लीजिए ज्यादा है और कंज्यूमर भी आपके क्या है? कम है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? प्राइस ज्यादा है कंज्यूमर की, हमें क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। वहीं पर प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। प्राइस कम होगी, ज्यादा ज्यादा लोग उसको खरीद पाएंगे ना। मान लीजिए जैसे कि ट्राइपॉड का एग्जांपल मैंने दिया था, अगर ट्राइपॉड 1200 रुपए का है, 500 वाले जिसका बजट है वो नहीं ले पाएंगे, 500 600 हो गया, 500 600 वाले भी तो वहां पर लेंगे, तो वहां पर कंज्यूमर भी तो बढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर बढ़ेगी तो क्या होगी? क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी घट रही है, और प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर लास्ट, इसका डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस दोस्तों, डिफरेंट यूज का मतलब होता है, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, दूध, तो दूध से आप पनीर बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हो गया मिल्क, और इसका अल्टरनेटिव यूज हो गया, और ये डिमांड हो गया। अगर मान लीजिए दूध का प्राइस बढ़ेगा, तो आप अल्टरनेटिव चीजें क्या करेंगे? यूज करेंगे। आप अल्टरनेटिव चीजें बनाएंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेकिन जब मिल्क का प्राइस बढ़ रहा है, अल्टरनेटिव चीजें कम हो रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? मिल्क का, वो भी कम हो जाएगा। अगर मिल्क का दाम सस्ता हो रहा है,
तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिव यूज बढ़ा देंगे। जैसे कि दोस्तों दूध महंगा था तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको आप अल्टरनेटिव यूज ना करके आप क्या करेंगे, जो भी चीजें आपको बाहर से स्टोर से मिल जा रही हैं वही चीजें ले लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो वहां पर आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर दूध का दाम सस्ता हो गया तो वहां पर आप अल्टरनेटिव यूज बढ़ा देंगे। आप अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे कि मैं अपने घर का ही पनीर बना के खाऊं, घर का ही खोआ बना के खाऊं, ताकि मैं हेल्दी रहूं। तो वहां पर आपका अल्टरनेटिव यूज का जो क्या है, डिमांड बढ़ जाता है, और क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कि आप अल्टरनेटिव यूज भी मतलब कि दूध महंगा है, अल्टरनेटिव यूज नहीं करेंगे। अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं करेंगे तो दूध की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन दूध सस्ता हो गया तो आप उसको दूध पीने के साथ साथ अल्टरनेटिव यूज के लिए भी तो काम करेंगे। उसके लिए पनीर बनाएंगे, खोआ बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, तो उसके लिए और दूध चाहिए ना, तो उसके लिए आप दूध तो ज्यादा खरीदेंगे ना। अल्टरनेटिव यूज बढ़ रहा है तो दूध भी ज्यादा बढ़ेगा, उसकी डिमांडेड भी, क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपके लॉ ऑफ डिमांड क्यों घटता, प्राइस प्राइस घटता है तो डिमांड क्यों बढ़ती है, या डिमांड घटती है तो प्राइस क्यों बढ़ती है। ये ये पांचों फैक्टर से आपको पता चल गया होगा कि ये पांचों फैक्टर आपको स्टेट करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों शो करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर अब आपका एक और टॉपिक आ जाता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्शन 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 का मतलब होता है कि किन कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें भी आपके दिए गए हैं दो पॉइंटर्स, जैसे कि कुछ बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, मैं आपको दो बता रहा हूँ। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स दोस्तों, गिवन गुड्स का मतलब होता है बहुत ही, मतलब कि हाई इंफीरियर गुड्स, हाई इंफीरियर गुड्स, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा सस्ता, बहुत ज्यादा सस्ता, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सस्ता। आप दोस्तों ये बताइए, इंफीरियर गुड्स कौन यूज कर रहा था, जो गरीब है। अब इंफीरियर से भी इंफीरियर चीज कौन यूज करेगा, जो बहुत ही ज्यादा गरीब होगा। तो दोस्तों मान लीजिए इसका मतलब क्या है, उसकी इनकम बहुत ही ज्यादा कम होगी। अगर उसकी इनकम ही कम है तो गुड का प्राइस कितना भी कम हो जाए, डिमांड क्या बढ़ा लेगा। भाई उसके पास इनकम ही नहीं है तो प्राइस कितना भी सस्ता हो जाए, क्या वो ट्रक ट्रक पे ट्रक मंगा लेगा, नहीं मंगा पाएगा। और क्या अगर प्राइस बढ़ गई तो इन्फीरियर इतना सस्ता चीजें वो यूज कर रहा है, उसका प्राइस बढ़ेगा ही, क्योंकि वो बहुत ही सस्ती चीजें यूज कर रहा है ना। वो अगर प्राइस बढ़ गया तो वहां पर क्या वो डिमांड कम कर देगा, वो उतना ही लेगा, डिमांड बढ़ी ही रहेगी, क्योंकि वो इतना सस्ता यूज कर रहा है कि उसकी डिमांड बढ़ ही नहीं सकती है। अगर डिमांड बढ़ गई तो उससे सस्ती चीजें वो यूज करे, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में, गिवन गुड्स की कंडीशन में आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फॉलो नहीं करता है। उसके बाद आपका आ जाता है इरेगुलर जजमेंट, इरेगुलर जजमेंट। दोस्तों इरेगुलर जजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं, अपने जो रिच होते हैं वो स्टेटस के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया गरीब के बारे में, कि वो गरीब है, उसके पास पैसे ही नहीं है, प्राइस कितना भी बढ़ जाए वो उतना ही लेगा, क्योंकि सस्ती चीज यूज कर रहा है, कितना भी प्राइस घट जाए तब भी उतना ही लेगा, क्योंकि उसकी इनकम ही नहीं है। तो इसमें इरेगुलर जजमेंट में क्या जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो उसके ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से नहीं मैटर होता है उनको, कि कितना ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, उनको इससे मतलब होता है कि हम हमारी सोसाइटी में वैल्यू, उसके लिए वो महंगी से महंगी चीजों का यूज करते हैं। प्राइस कितना भी बढ़ जाए तभी उसकी डिमांड बढ़ाएंगे। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, एक सोसाइटी स्टेटस का सामान है। तो अगर उसका गोल्ड का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, डिमांड उसकी बढ़ती रहेगी, क्योंकि लोग उसे लेना चाहेंगे अपने स्टेटस के लिए, वो स्टेटस सिंबल है। और जैसे कि आपकी कोई लग्जरी चीज हो गई, लग्जरी ब्रांड हो गए, उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए उसका डिमांड हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो स्टेटस की बात वहां पर आ जा रही है, लोग अपने स्टेटस की बात आ जा रहे हैं, तो वहां पर क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड में कोई भी समझौता नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट रहा है, यहाँ पर आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो फेल हो जाता है। तो ये दो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये भी समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर, मार्केट डिमांड फैक्टर, एंड उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, उसके अंदर उसके अजम्पशन, एक्सेप्शन, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये सारी चीजें आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन रह गया, कुछ भी डाउट रह गया, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जरूर वहां पर आंसर करूंगा, और मैं आपको जरूर जरूर समझाऊंगा, हर एक जेन्युइन कमेंट का आंसर करूंगा। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग इतना पढ़े हैं, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो पार्ट 2 होगा, उसमें मैं आपको इसकी जो भी चीजें बाकी हैं, 2-3 टॉपिक बाकी हैं, वो टॉपिक भी पढ़ाकर चैप्टर को खत्म कर दूंगा वहीं पर उसी लेक्चर में, और वो लेक्चर इसके बाद जस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर लेना, एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं, प्रोसेस बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।